हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा वीकली टेस्ट हुआ था एनएमआर, आईआर और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का। उससे जो क्वेश्चंस आपको आए हुए थे, आप लोगों ने सभी ने बढ़िया स्कोर किया होगा, ये हम करते हैं। और साथ में क्वेश्चंस रहे होंगे, उनको मैंने आपको बताया भी कैसे सॉल्व करना है, और मैं आज फिर आपको बताऊंगा। कोई भी क्वेश्चंस के आगे हमको क्या करना है, एकदम से सरेंडर नहीं कर देना कि ये तो भाई टफ क्वेश्चन है, हम पे नहीं बनेगा। समझ रहे? हमको अल्टीमेटली 3 ऑप्शंस को क्या करना है, एलिमिनेट करके एक ऑप्शन तक पहुंचना है। यही चीज आप फॉलो किया करो। तो यहां पर देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका, ये एनएमआर स्पेक्ट्रम का एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि कौन सा आपका जो भी प्रोटॉन है, तो ठीक है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये जो है हमारा एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली हम लोग प्रोटॉन का बोलते हैं और C13 का बोलते हैं, लेकिन ये हम कॉमनली यूज करते हैं। रीजन ये है क्योंकि जो कंपाउंड रहते हैं हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में या तो कार्बन ज्यादा है या हाइड्रोजन ज्यादा है, ठीक है। और उसमें भी हम C13 को ज्यादा फोकस नहीं कर पाते क्योंकि C13 और C12 जो आइसोटोप होता है इसका, ठीक है, जो C12 है इसका, जो 12 इसका रहता है, तो वो बेसिकली क्या करता है, आपका अबंडेंस उसका बहुत कम है। तो अल्टीमेटली हम जो यूज करते हैं वो हम C13 को यूज करते हैं या प्रोटॉन एनएमआर को करते हैं। अब प्रोटॉन एनएमआर को हम सबसे कॉमनली यूज करते हैं क्योंकि इसका अबंडेंस भी प्रॉपर होता है। ज्यादातर कंपाउंड में हमारा ये 1H1 ही होता है, प्रोटॉन ही होता है, और ये जो C613 होता है ये बहुत कम होता है, कार्बन। तो अल्टीमेटली उससे हमें ज्यादा स्ट्रक्चरल, जो हमारा पर्पस क्या है, इसको हमको स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करना, तो हम नहीं कर पाते। लेकिन देखो, ऐसा नहीं है, हमारे बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियाई हो सकते हैं जो एनएमआर स्पेक्ट्रा शो कर सकते हैं। तो उसमें हमको यही क्वेश्चन है। स्टेट 1 में इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो C12 है आपका, O16 है, O18 है, S32 है, नॉट शो द एनएमआर स्पेक्ट्रा। क्या ये इनके लिए सही बात है? तो दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये प्रोटॉन है आपका, फ्लोरीन है, फास्फोरस है और नाइट्रोजन 14 है, ये क्या एनएमआर स्पेक्ट्रा शो करते हैं, ठीक है। तो इसको सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है, जिसकी आई की वैल्यू 1/2 होती है वो तो करना ही करना है। तो यहां पर जो ये इवन नंबर वाले हैं, अगर आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इवन नंबर में है तो देखो, इसमें 6 है, इसमें 8 और 8 आएगा, ठीक है ना। ऑक्सीजन में आपको अगर माइनस करेंगे तो यहां पर ऑप्शन है, ठीक है, तो ये ऑप्शन में आपका फिर से 18 है, ठीक है, ये 32 है। तो ये कोई भी आपके क्या नहीं करेंगे, एनएमआर स्पेक्ट्रा शो नहीं करेंगे, ठीक है। अब आता है यहाँ पर प्रोटॉन। तो ये प्रोटॉन तो होता ही हमारा, फ्लोरीन भी होता है, 31 भी होता है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है बच्चों को N14 को लेके। N14 का ये एक प्रकार से एक्सेप्शनल केस मान सकते हो कि इवन नंबर है, ठीक है ना, और इसमें आपका 7 क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे, और 7 क्या होंगे, न्यूट्रॉन होंगे। तो अगर इस अकॉर्डिंग देखें तो आई की वैल्यू 1 होती है। 1 वालों का भी हम एनएमआर करते नहीं है, हम किसका करते हैं, जिसकी आई की वैल्यू कितनी रहती है, 1/2, और वो ये रहती है कि प्रोटॉन ऑड हो या न्यूट्रॉन हमारा इवन हो, या न्यूट्रॉन इवन हो और प्रोटॉन ऑड हो, जैसे ये हमारा, ठीक है। तो यहां से अगर आप प्रोटॉन को देखेंगे तो 1 - 1 करोगे आप तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 0 आपका न्यूट्रॉन हो जाएगा, प्रोटॉन 1 है। अगर आप इसको देखो फ्लोरीन को, तो फ्लोरीन के केस में क्या है हमारा, यहां पर आपका जो है 19 माइनस आप 9 करेंगे तो 10 और 9 आएगा, तो हमारा इवन ऑड है। फास्फोरस में भी करोगे तो 16 15 आएगा। तो हमारा बेस्ट कंडीशन तो ये होती है कि आपका न्यूट्रॉन या प्रोटॉन जो हो, आपको क्या होना चाहिए, ऑड इवन होना चाहिए। एक्सचेंज चल जाएगा, न्यूट्रॉन ऑड है, प्रोटॉन इवन है, चलेगा, ठीक है। तो उस केस में सबसे ज्यादा हमारे लिए बेनिफिट मिलता है, आई की वैल्यू 1/2 होती है। लेकिन यहां पर जो नाइट्रोजन जब हम देखते हैं, नाइट्रोजन के केस में तो 1/1 होता है, ठीक है, ये आपके दोनों ही ऑड होते हैं तो 1 होता है। तो इसका भी मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं। तो देखो, इसमें चलो आप नाइट्रोजन को भूल जाओ, और कुछ क्वेश्चन चलो आप बोलोगे सर स्टेटमेंट 1 तो हमारा करेक्ट है, तो 2 स्टेटमेंट 2 की बात करोगे तो ये प्रोटॉन है, फ्लोरीन सबका तो होता है, तो ये तो एक्टिव है एनएमआर के। तो अल्टीमेटली इसके दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट क्या है अपने इसमें करेक्ट होंगे। बट देखो, क्वेश्चन है भाई, बच्चे पूछेंगे सर आपने बताया हुआ है सर ये जो नाइट्रोजन है ये तो 14 वाला है सर, 15 वाला होता तो हम मान लेते, 15 माइनस सर 7 हम कर देते तो 8 और 7 आ जाता सर, एक इवन और ऑड हो जाता। बट ये क्यों हो रहा है ऐसा, तो उसका रीजन मैं आगे आपको अभी बताता हूं। तो सबसे पहले, कभी भी आपको अगर एनएमआर एक्टिव पूछा जाता है तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का नंबर देखना है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन अगर आप जानते हो कि ये जो कार्बन है जो 6 है, जो एटॉमिक नंबर होता है वो प्रोटॉन का नंबर होता है, और एटॉमिक मास न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, वो ऊपर आपका 12 लिखा हुआ है। तो 6 माइनस आप 12 करोगे तो 6 आएगा, दोनों ही इवन आ गए, आई की वैल्यू 0 हो गई। ऑक्सीजन 16 पर जाओगे, 8 माइनस 16 करोगे, 8 आ जाएगा आपका, तो वहां भी आपका टोटल क्या हो गया, दोनों इवन है, 0 हो जाएगी।
ऑक्सीजन 18 पर जाओगे तो वहां पर आप 8 माइनस करोगे तो 10 और 8 आ जाएगा, वहां भी आई की वैल्यू 0 हो गई। सल्फर पर जाएंगे अपन यहाँ पर 16 माइनस 32 करोगे 16, तो ये तो एनएमआर स्पेक्ट्रा शो करेंगे नहीं। तो देखो पहला ऑप्शन जो लिखा है अपना, इसको देखो आप, तो यहाँ फर्स्ट जो ऑप्शन है इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट लिखा है, ये तो भाई करेक्ट स्टेटमेंट था, तो ये तो कभी आंसर होगा नहीं, ये कभी आंसर होगा नहीं, ठीक है ना। अब ये बताइए आप कॉमन, चलो आपने कहा सर हमने तो उतना पढ़ा था, नाइट्रोजन 14 का नहीं था आइडिया। अरे भाई तो यहां तो देखो पहला तो करेक्ट है ना स्टेटमेंट, तो पहले ही ऑप्शन में ये करेक्ट है, ठीक है। यहां फिर भी हो सकता है आपका ये जो स्टेटमेंट 1 है तो कभी आंसर होगा ही नहीं, और ना आपका ये होने वाला है डी, तो बचा क्या हमारे पास सी और डी। तो अब अगर आप जाते हो कि सर स्टेटमेंट 2 तो इनकरेक्ट है क्योंकि नाइट्रोजन का 7 है बेटा, तो लेकिन यहां पर देखो प्रोटॉन का एनएमआर हम लोग करते हैं, फ्लोरीन का करते, 31 का करते, तो हमको भाई अब 3 यहां पर सही दिख रहे हैं, तो अल्टीमेटली इस पे जाना पड़ेगा, और ये भी एक्सेप्शनली हमारा सही होता है। ये आपका जीपेट में क्वेश्चन भी आ चुका है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि देखो हर बच्चे को पता रहता है कि इवन ऑड होना चाहिए नाइट्रोजन प्रोटॉन का नंबर, लेकिन इसमें तो दोनों ही ऑड है, आई की वैल्यू 1 है, तो भाई इसको थोड़ा सा याद रखना है अपन को, ठीक है। ओके, इसका आंसर अपना दोनों करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन में मैं पूरा आपको समझा चुका हूं, अपन केवल नाइट्रोजन की बात करेंगे अब, ठीक है। नाइट्रोजन जो होता है, इन्होंने ये कहा है न्यूक्लियर कंटेंट द ऑड एटॉमिक नंबर है, ठीक है, और ऑड मास नंबर, तो लेकिन नाइट्रोजन के लिए तो फॉलो नहीं हो रहा ना, नाइट्रोजन में तो इवन मास नंबर है, नाइट्रोजन के लिए ये पॉइंट फॉलो नहीं हो रहा। इस चीज का एक्सेप्शन क्या है हमारा, नाइट्रोजन 14 है, ध्यान रखना। बोथ नेचुरली अकरिंग नाइट्रोजन आइसोटोप आर द एनएमआर एक्टिव, दोनों होते हैं, चाहे वो 15 हो, 15 तो हो गई आपका, उसमें से 7 आप माइनस करोगे, 15 माइनस 7 करोगे, 8 और 7 आएगा, इवन ऑड है वो तो हो गई होगा हमारे रूल के अकॉर्डिंग, लेकिन हमारे रूल को जो धोखा देता है वो कौन है, नाइट्रोजन 14 है, हमारे कॉन्सेप्ट को चैलेंज करता है ये। तो इसमें याद रखना इसकी आई की वैल्यू तो 1 होती है, जो बिल्कुल सही है, आपका ऑड नंबर है, आई की वैल्यू 1 रहेगी, ठीक है। और जो नाइट्रोजन इसमें आई की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है। अबंडेंस लेकिन नाइट्रोजन 14 की बहुत होती है, 99.63% होता है, और ये 0.37 होता है रिस्पेक्टिवली। तो इसलिए देखो हम क्या करते हैं, सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंग दोनों कंपैरिजन में इसका कर लेते हैं, और ये एक्टिव होता है, इसको याद कर लेना, ठीक है। बाकी हम तो देखो मैं पहले ही बता चुका हूं, हम प्रोटॉन एनएमआर को पसंद करते हैं, हम C13 को करेंगे, बाकी को नहीं कर पाएंगे ना, हमारे पास इतना नहीं है इन्वेस्टमेंट कि हम हर चीज का एनएमआर इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे। क्यों, जो भाई जैसे मान लो अगर आप बात करो कंपाउंड की, देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे ज्यादा क्या होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन होते हैं, इनको डिटेक्ट करेंगे। पर अब मान लो अपन ने बना लिया इंस्ट्रूमेंट नाइट्रोजन वाला, तो केवल एमीन वाले आएंगे कंपाउंड, तो भाई हमें आगे का भी तो सोचना है, तो इसलिए हम इसको नहीं करते। हाँ, एमीन को डिटेक्ट करना और दूसरी मेथड से कर लेंगे हम लोग, तो ये आपको ध्यान रखना। अब ये नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज की बात करो कुछ, देखो नाइट्रोजन की जो प्रॉपर्टीज कहती हैं कि इसकी स्पिन तो आपकी 1 है, मतलब आई की वैल्यू 1 है, अबंडेंस इसका प्रॉपर होता है, केमिकल शिफ्ट की रेंज देखो 900 होती है, जैसे हम जानते हैं 1 to 10 किसकी होती है, हमारे प्रोटॉन की होती है, ठीक है। और ये 200 तक कौन सा जाता है हमारा, ये 210 तक ये C13 का रहता है। ऐसे नाइट्रोजन का याद कर लो भैया, नाइट्रोजन तो 900 तक पहुंचता है, ठीक है। रेफरेंस कंपाउंड हम जानते हैं उसमें टेट्रामेथाइलसिलिन, ठीक है, तो होता था, इसमें हमारा 90% मिथाइल नाइट्रेट रहता है, ठीक है, ये ड्यूटिनेटेड क्लोरोफॉर्म को यूज करते हैं हम लोग, ओके। इन ड्यूटिनेटेड क्लोरोफॉर्म ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट तो आपको वही चलता है एनएमआर में, ड्यूटिनेटेड क्लोरोफॉर्म, लेकिन रेफरेंस कंपाउंड अच्छे से याद रखना मिथाइल नाइट्रेट। एक्चुअली मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, N14 पर क्वेश्चन बन चुका है, तो भाई अगले एग्जाम में वो आपसे केमिकल शिफ्ट की वैल्यू पूछ लेगा, जो बुक में दी नहीं है आपको, वो रेफरेंस कंपाउंड आपसे पूछ लेगा, तो हमको पता तो हो कि मिथाइल नाइट्रेट क्या होता है, रेफरेंस कंपाउंड होता है, तो इसलिए इसको कर लेंगे याद आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है, ऑल स्टेटमेंट आर द ट्रू एक्सेप्ट। देखो सबसे पहले इस चीज को पकड़ा करो, ट्रू लिखा है और एक्सेप्ट लिखा है, मतलब आपको ट्रू को छोड़ के बताना है, मतलब इसमें आपको क्या बताना है, फॉल्स बताना है, ये लिख लिया करो ऐसा, फॉल्स बताना है हमको। तो एनेंशियोट्रॉपिक प्रोटॉन हैव सेम केमिकल शिफ्ट ओनली गिव 1 सिग्नल, ठीक है ना। एनेंशियोट्रॉपिक जो प्रोटॉन होते हैं वो सेम होते हैं और एक सिग्नल देते हैं, ठीक है। डाइस्टेरोट्रॉपिक प्रोटॉन डू नॉट हैव सेम केमिकल शिफ्ट एंड गिव राइज टू द डिफरेंट एनएमआर सिग्नल। आपको क्या करना है, फॉल्स बताना है। ग्रेटर शील्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करस्पॉन्डिंग टू अप फील्ड ऑफ केमिकल शिफ्ट, ठीक है, जितनी ज्यादा शील्डिंग होगी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू डिक्रीज होगी, अप फील्ड होता रहेगा, सही है ये, ठीक है। जो लिखा है डाइस्टेरोट्रॉपिक प्रोटॉन डज नॉट हैव सेम केमिकल शिफ्ट और एनएमआर सिग्नल, जो डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट रहेगा वो सिग्नल देंगे, और जो सेम रहेंगे वो एक ही सिग्नल देंगे, ठीक है।
जो केमिकली इक्विवेलेंट है, जिनका केमिकल शिफ्ट वैल्यू सेम है, तो वो एक ही सिग्नल देगा एनएमआर का। जो अलग अलग हो वो अलग अलग सिग्नल देगा। ठीक है, ये समझ गए। अब आता है तीसरा, लोअर शील्डिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन करस्पॉन्डिंग टू द अप फील्ड ऑफ द केमिकल शिफ्ट। ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उतना ज्यादा शील्डिंग होता है। तो यहां पर सीधा सीधा आपका आंसर डी वाला हमारा गलत है, क्योंकि हमसे यहां से ट्रू नहीं पूछा गया। ठीक है, ट्रू के साथ भाई एक्सेप्ट लगा दिया गया, इसको ध्यान रखा करो। तो देखो एनेंशियोट्रॉपिक प्रोटॉन होते हैं हमारे, जिसमें साफ लिखा है सेम केमिकल शिफ्ट, तो उनका क्या होगा, ये जिनका केमिकल शिफ्ट जो होगा, जिनकी केमिकल शिफ्ट सेम नहीं होगी, डिफरेंट होगी, वो 2 एनएमआर सिग्नल देंगे, जितने भी होंगे वो उतने देंगे। और ग्रेटर शील्डिंग तब होती है जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी खासी होती है और केमिकल शिफ्ट की वैल्यू अप फील्ड होती है। अप फील्ड में क्या होता है, हमको ऐसा लगता है वैल्यू बढ़ना, अरे भाई वैल्यू नहीं बढ़ती, इसमें वैल्यू कम होती है। ठीक है, वैल्यू बढ़ती है तो डाउन फील्ड चला जाता है। लोअर शील्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करस्पॉन्डिंग टू एन अप फील्ड केमिकल शिफ्ट, ये बिल्कुल सेंटेंस अपना गलत है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। देखो शील्डिंग में जो रहता है, सबसे पहले ये वर्ड समझो, होमोट्रॉपिक प्रोटॉन। ठीक है ना, ठीक है, if two proton with a different group give the same compound, proton are the called homotrophic. Anisotrophic क्या होता है, 2 proton with a different X group in pair of the enantiomer, the proton are called anisotropic. ठीक है, diastereomer 2 proton have different group and pair of the diastereomer, तो उनको diastereotropic proton बोलते हैं। इनका केमिकल शिफ्ट का वैल्यू सेम है, इसका केमिकल शिफ्ट का वैल्यू डिफरेंट होता है, तो इसलिए सिग्नल देता है हमारे लिए। ठीक है, डाउन फील्ड का मतलब क्या होता है, डाउन फील्ड मतलब होता है हमारा कि हायर पीपीएम की वैल्यू होती जा रही है और लेफ्ट साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम हम जा रहे हैं, इस ओर जा रहे हैं। ये जो हमारा स्पेक्ट्रम रहता है, यहां से चलते हैं हम इस ओर जा रहे हैं। अगर इस ओर जाओगे, आप जीरो की ओर जाओगे तो आप फील्ड कहलाता है, लोअर एनर्जी। ठीक है ना, और यहाँ पर राइट साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम, इसमें वैल्यू हमारी डेल्टा की क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। ठीक है, तो इसको प्रॉपर ध्यान रखना है, डाउन फील्ड और अप फील्ड। ठीक है, डाउन फील्ड ही डीशील्डिंग होता है और अप फील्ड हमारा शील्डिंग होता है। ओके, इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। इस डायग्राम में याद रखना है आपको, देखिए ये हमारी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है, ये प्रोटॉन एनएमआर की बातचीत चल रही है यहाँ पर, क्योंकि 0 to 10 है। अगर आप यहाँ की ओर जाते हो, ठीक है, तो देखो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू बढ़ रही है, तो ये डाउन फील्ड कहलाता है, डीशील्डिंग कहलाता है, इसी को हम बोलते हैं हायर फ्रिक्वेंसी। क्योंकि केमिकल शिफ्ट रेशो किसका होता है, फ्रिक्वेंसी का होता है। तो भाई फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो यहाँ हायर एनर्जी भी रहेगी। यहां जाओगे अप फील्ड रहेगा, शील्डिंग ज्यादा रहेगी, लोअर फ्रिक्वेंसी रहेगी। ठीक है, तो ये 0 की ओर चलते हैं तो हम लोग क्या होता है, शील्डिंग होता है, अप फील्ड होता है, और लोअर फ्रिक्वेंसी होती है, लोअर एनर्जी होती है। और अगर आप जाते हो कहां की ओर, यहां की ओर, तो कुछ नहीं करना आपको, डीडी। ठीक है, डीडी याद रखो आप, तो डी से डी होता है डाउन फील्ड और डी से होता है डी शील्डिंग। ठीक है, डी से डी करते हुए चले जाओगे तो 10 तक पहुंच जाओगे आप। ठीक है, इसको याद रखना, बहुत अच्छा है ये चीज, और पूछते हैं एग्जाम में। द मॉलिक्यूलर आयन, ये हमारा मास का क्वेश्चन है। ठीक है ना, मॉलिक्यूलर आयन हो सकता है आपके सिलेबस में ना हो, बट एक सिंपल सा क्वेश्चन है। मॉलिक्यूलर आयन पीक्स गिव्स द, ठीक है ना, स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड, फंक्शनल ग्रुप ऑफ द कंपाउंड, वैलेंसी ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूलर आयन पीक आती है, एक्चुअल में क्या होता है, हमारे मास में क्या होता है, सैंपल रहता है, सैंपल को हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन अप्लाई करा देते हैं उसमें, तो वो बन जाता है आयन, बनता है उसका फर्स्ट आयन जो बनता है उसको भैया हम पेरेंट आयन बोलते हैं या मॉलिक्यूलर आयन बोलते हैं। उसमें से एक इलेक्ट्रॉन हमारा निकल जाता है। अब इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ही क्या है आज के समय में, जैसे अपन बोले भाई 10 पैसे की वैल्यू क्या है, 25 पैसे की वैल्यू क्या है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन की कोई ज्यादा वेटेड तो होता नहीं है। तो जो सैंपल का मॉलिक्यूलर वेट रहता है वही मॉलिक्यूलर आयन का रहता है। अगर हमको मॉलिक्यूलर आयन का मॉलिक्यूलर वेट सपोज पता है, हमको क्या पता है, मॉलिक्यूलर आयन का पता है हमारे लिए, तो हम बोलेंगे यार ये सैंपल का ही है। तो देखो मॉलिक्यूलर वेट आप कंपाउंड को बता देता है। अगर हमारा मॉलिक्यूलर आयन पीक से आती है, जितना भी उसका मॉलिक्यूलर वेट आएगा उतने ही हमारे क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड का होगा, जिसका हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखो मास जो कहता है मैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी हूं, मैं मॉलिक्यूलर वेट का कैलकुलेशन के लिए बना हूं। यूवी कहता है भाई मैं अनसैचुरेशन के लिए बना हूं। आईआर बोलता है यार मैं कहां पीछे रहने वाला हूं, मैं फंक्शनल ग्रुप के लिए बनाऊंगा। तो बाजू से एनएमआर भाई आया, एनएमआर बोलता है मैं तो भाई आपको नेचर ऑफ प्रोटॉन बता दूंगा अगर तुम करोगे प्रोटॉन एनएमआर, मैं तुमको नेचर ऑफ कार्बन बता दूंगा अगर तुम करोगे C13 एनएमआर, अगर तुम चाहो तो और भी कर लो, N15 कर लो, मैं वो बता दूंगा। तो अल्टीमेटली क्या है, ये अलग अलग मेथड्स का ऑब्जेक्टिव होता है। तो हर मेथड, देखो हम किसी एक मेथड से परफेक्ट कंपाउंड का स्ट्रक्चरल इलुसिडेशन नहीं कर सकते हैं, हमको अलग अलग मेथड्स करना ही होंगी। हमको क्या करना होंगी, अलग अलग मेथड्स को फॉलो करना होता है, हम किसी एक मेथड से नहीं कर सकते।
या आप सोचो सर एक मेथड हम कर लेंगे, आप तो मुझे सर एक मेथड बता दो कि हम उससे एनालिसिस कर ले और हम परफेक्ट हो जाएं। नहीं भाई, आपको अलग अलग मेथड से एनालिसिस की करना पड़ेगी, पूरी मेथड्स आपको लगाना पड़ती है। जैसे यूवी करोगे तब आप क्या मिलेगा, यूवी से हमको अनसैचुरेशन का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, यूवी से हमको क्या मिलेगा, अनसैचुरेशन का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा आपको। आईआर करोगे वेब नंबर से हमको फंक्शन ग्रुप मिल जाएंगे, एनएमआर करोगे हमको प्रोटॉन C13 की जो भी करोगे आप उसका इंफॉर्मेशन मिलेगा, कैसा है प्रोटॉन हमारा, CH2 वाला है, CH3 वाला है, कौन सा है भाई, ये कहाँ रहता है, इसके आजू बाजू कौन रहते हैं, इसके पड़ोसी कौन है, स्प्लिटिंग कितनी होती है, ये सब चीजें। और जिस दिन आप मास स्पेक्ट्रोस्कोपी करोगे, मास स्पेक्ट्रोमेट्री करोगे, उस दिन आपको पता चलेगा यार इस भाई का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, M/E रेशो को कैलकुलेट कर लोगे आप लोग। तो ये सबसे पहले देखो एनालिसिस पढ़ो ना, तो कोई भी मेथड पढ़ते हो ना तो समझो कि क्या निकालेंगे हम, क्यों कर रहे हैं इसको, पर्पस क्या है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये मैं डिस्कस कर चुका हूं। विच ऑफ द करेक्ट ऑर्डर डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूलर आयन पीक, आपका अगर मास के सिलेबस में था या नहीं था, अगर है यहां पर, ठीक है, क्योंकि सिलेबस जो होता है IR NMR और रमन का था, लेकिन ये भी क्वेश्चन आपका किसका है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन है। चलता है, एक दो क्वेश्चन तो आना चाहिए ऐसे, जिससे आपको पता चले कि हाँ पढ़ाई ऐसी होती है। ठीक है, तो यहां पर करेक्ट ऑर्डर पूछा है डिक्रीजिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूलर आयन। एक्चुअल में जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा ना उसका फ्रेगमेंटेशन उतना स्लो होता है, जो जितना स्टेबल रहेगा वो उतना जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होगा। क्योंकि देखो मास में क्या होता है, मास में सबसे पहला काम, ठीक है, मास को मैं बताता हूं आपको थोड़ा सा, जो एरोमेटिक रहते हैं पहले इसको समझ लो। एरोमेटिक सबसे ज्यादा हमारे क्या रहते हैं, स्टेबिलिटी रखते हैं, ठीक है ना, करेक्ट ऑर्डर फॉर द डिक्रीजिंग। और अल्कोहल की जो स्टेबिलिटी होती है बहुत कम होती है, ठीक है, डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी। सबसे लास्ट में आता है अल्कोहल, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। आप जानते हो अल्कोहल हमारी डेली लाइफ में जो लोग ड्रिंक करते हैं भैया वो चल नहीं पाते अच्छे से, गिर जाते हैं, स्टेबल नहीं होते। तो याद कर लो इससे अल्कोहल की स्टेबिलिटी क्या होती है, सबसे कम होती है। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है, फिर कीटोन आ जाता है, और लास्ट में एरोमेटिक आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, आका याद कर लो आप, तो यहां से AC, ये आका हो गया, एरोमेटिक हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल हो गया। ऐसे याद कर लो इसको याद कर लेना डायरेक्ट, ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा एरोमेटिक्स की होती है, फिर कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल की स्टेबिलिटी सबसे कम होती है, इसको याद कर लेना है। जो मॉलिक्यूलर आयंस बनते हैं वो, मतलब अगर आपसे ऐसा ना पूछ के स्टेबिलिटी के फॉर्म में ना पूछेंगे तो वो ये पूछेंगे बताइए जल्दी कौन सा फ्रेगमेंट हो जाएगा, जल्दी कौन सा ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो हम बोलेंगे भाई अल्कोहल जल्दी ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, अल्कोहल पीने के बाद व्यक्ति जल्दी लुढ़क जाता है, ठीक है, उसको जल्दी क्या हो जाता है, अनस्टेबिलिटी आ जाती है। तो ये अल्कोहल वाला यहां से ऐसे याद कर लो आप लोग। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो है ये हो गया कीटोन है, इसके लिए आका मैंने बताया, आका से याद कर लो। ठीक है, ये ऑर्डर है, इसको जरूर याद रखना। ऐसा भी पूछेंगे किसका जल्दी बन जाएगा, तो जल्दी बनेगा अल्कोहल का, लेट किसके बनेंगे, एरोमेटिक्स के बनेंगे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी आपसे यहां से वो पूछ सकते हैं, ऑर्डर में आपको ये पूछ सकते हैं कि आप ये बताइए किस तरीके से होगा। तो देखो ये ऑर्डर चलता है यहां पर, ये चाहो तो इसको याद कर लेना आप लोग। एरोमेटिक सबसे ज्यादा रखते हैं, कॉन्जुगेटेड ओलिफिन, एलिसाइक्लिक, सल्फाइड, अनब्रांच हाइड्रोकार्बन, ठीक है, कीटोन हो गया, एमीन हो गया, एस्टर, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, ब्रांच हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल। मैंने कहा ना अल्कोहल सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है। तो होता ही है हमारे मास में कि सबसे पहले हमारा सैंपल रहता है, ये सैंपल का हम आयोनाइजेशन करते हैं, इसमें पॉजिटिव चार्ज आता है, फिर सैंपल को हम ब्रेक डाउन कर देते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में। ये जो बनता है इसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर आयन बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलेंगे पेरेंट आयन है हमारा, भाई हमारे पेरेंट है, इनसे छोटे छोटे इनके टुकड़े बन जाते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, हमारे मास की लैंग्वेज में फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे डाटर आयंस बन जाते हैं, इनका M/E रेशो रहता है, इसके अकॉर्डिंग हम इनको सेपरेट कर लेते हैं। और हमारे एक बेहतरीन हम लोग ग्राफ बना लेते हैं, उसमें यहाँ पर M/E जो रहता है, यहाँ पर M/E रेशो रहता है एक्स एक्सिस में, और यहाँ पर परसेंटेज अबंडेंस रहता है कि कौन सा ऐसा पीक आ जाता है हमारे लिए डाटा आयंस का अलग अलग, जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट रहती है, जिसकी अबंडेंस 100% होती है मेरे भाई, उसी को बेस पीक बोलते हैं। ठीक है, तो इतना ये आपको बागे जब पढ़ेंगे अपन लोग मास तो आपको बनेगा, बट अभी आप इतना याद कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे TMS का आया है। TMS हमारे टेट्रामिथाइलसिलेन भाई होते हैं, जो हमारे इंटरनल रेफरेंस कहलाते हैं। मतलब इनसे कोई आइडियल है नहीं, किसके लिए भैया, रेफरेंस कंपाउंड है, इसको देख के करो यार, उसने टॉप किया था तुम भी करो। तो हम जो हमारा लास्ट ईयर का जो टॉपर है वो हमारा TMS है, हमारा रेफरेंस कंपाउंड है, उसको देख के चलना है हमारे लिए। तो यहीं पर ये देखो आपका TMS जो होता है टेट्रामिथाइलसिलेन होता है,
ये सबसे पहले जब भी आपको ये दिखता है ना तो ये एनएमआर का रेफरेंस कंपाउंड होता है, इसको तो बोल ही दिया करो ये चीज। टीएमएस प्रोटॉन रिजोनेट एट हाई फील्ड, ठीक है, हाई फील्ड पर जाते हैं, इसकी डेल्टा की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, इसकी डेल्टा की वैल्यू कितनी होती है भाई, इसकी डेल्टा की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, डेल्टा की वैल्यू इसकी क्या होती है, 0 होती है। इट्स लो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, ये अगला पॉइंट है इसका। ऑल प्रोटॉन इन टीएमएस शो द सिंगल पीक, ये भी सही बात है। हाई बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, एट लो वोलेटाइल इन नेचर, तो ये नेचर पे क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसमें दो आपका पी जो स्टेटमेंट है और आर, ठीक है ना, पी और आर को देखो कहां पर है अपने पी और आर, ठीक है, तो आपको पूछा गया है करेक्ट, तो पी और आर तो हमारे करेक्ट है इसमें, तो देखो एस और टी, ठीक है ना, पी आर हमारे करेक्ट है। क्यू में क्या लिखा है, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, अगर लो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसके बाद हाई बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, ये इसमें से एक तो आपका गलत होने वाला है, मतलब मैं आपको बता नहीं रहा कि अपन को कुछ नहीं पता तो भी कॉमन सेंस लगाओ कभी भी बेटा। इस क्वेश्चन का आंसर अगर कोई बच्चा एग्जाम में क्यू और एस लगा के आएगा तो मतलब उसने कभी देखो क्यू और एस तो साथ में हो नहीं सकते, लेकिन ऐसा ऑप्शन में है नहीं हमारा, ठीक है, पी लेकिन हमारा करेक्ट है, ठीक है, पी अपना करेक्ट है, ठीक है, पी अपना करेक्ट है, पी बिल्कुल प्रॉपर करेक्ट होता है, ठीक है, पी तो क्योंकि यहां पर क्या होता है हाई फील्ड है, ठीक है ना, डेल्टा की वैल्यू 0 होती है और सिंगल पीक भी आती है, इसमें सिंगल पीक आती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें जो आंसर आपको दिया गया देखो वही आपका पी क्यू आर है, मैंने कहा पी और क्यू, ठीक है ना, आपका पी और आर तो एकदम परफेक्टली करेक्ट है, उनको कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता। और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका, लो बॉइलिंग पॉइंट होगा जल्द क्या होगा, लो बॉइलिंग पॉइंट होगा तो जल्दी, जैसे मान लो आज अपना वाटर है, वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है बॉइलिंग पॉइंट, तो वो बहुत देर में वेपराइज होगा। जिसका लो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा बेटा वो तो रूम टेम्परेचर पे ही उड़ जाएगा, हमारा पेट्रोल है जैसे, ठीक है ना, तो क्या होता है उसका वोलेटाइल नेचर तो हाई होता है। तो इसमें देखो टी तो साफ गलत लिख दिया ना इन्होंने, लो वोलेटाइल। अगर आप बोल रहे हो भैया कि ये लो बॉइलिंग पॉइंट है, अब लो बॉइलिंग पॉइंट है तो मेरे भाई यहां लिखो ना कि हाई वोलेटाइल नेचर होता है, तो तुमने गलत कर दिया। तो अल्टीमेटली देखो आपका इसमें से टी गलत था, हमारा एस भी गलत था, आर एकदम सही है, पी हमारा सही और क्यू भी सही है, ठीक है, को ध्यान रखना। टीएमएस इंपॉर्टेंट है, इंटरनल स्टैंडर्ड होता है, ये हमारे नॉन पोलर के लिए होता है, नॉन पोलर इन्वायरमेंट रहेगा, पोलर के लिए हमारे अलग होते हैं, वो आप इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये लो बॉइलिंग पॉइंट रखता है। जब लो बॉइलिंग पॉइंट याद नहीं करना होता है चीज, जब लो बॉइलिंग पॉइंट है भैया तो जल्दी से ये वोलेटाइल होगा कि नहीं होगा, अब उसमें तो लो लिख दिया ना इनने, ठीक है। और आपके जो सिलेन वाले होते हैं डीडीएस रहते हैं हमारे, ये जो रहते हैं पोलर के लिए रहते हैं रेफरेंस कंपाउंड, ये जो होता है नॉन पोलर के लिए होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्लाफर्टी अरेंजमेंट, ठीक है ना, गामा विच ऑफ द फॉलोइंग क्लीवेज पैटर्न रहेगा। जो मैक्लाफर्टी अरेंजमेंट होता है ये रीअरेंजमेंट आयन बनता है हमारे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के दौरान, तो ये बताता है कि इसमें जो रहता है गामा हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होती है और बीटा बॉन्ड हमारा ब्रेक डाउन हो जाता है। तो देखो इसमें क्लीवेज ऑफ अल्फा, भाई ये नहीं होगा, क्लीवेज ऑफ द बीटा बॉन्ड ये सही है, ठीक है, गामा हाइड्रोजन ट्रांसफर फॉलोड बाय क्लीवेज ऑफ बीटा बॉन्ड ये और सही है। दोनों चीजें बोल रहा है ना भाई कि गामा का ट्रांसफर भी होता है और यहाँ पर बीटा बॉन्ड ब्रेक डाउन भी हो जाता है हमारा, ठीक है। तो सीधा सीधा इसका आंसर क्या होगा अपना, यहां पर सी आंसर हो जाएगा। मैक्लाफर्टी अरेंजमेंट होता है हमारा मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज करते हैं हम लोग। ये क्या होता है हमारा रीअरेंजमेंट आयंस बन जाते हैं कई बार। क्या होता है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो नॉर्मल लाइन है वो ये है कि आपका सैंपल रहेगा, सैंपल का यहाँ पर मॉलिक्यूलर बनेगा, इससे बनते हैं डाटा लाइन, और डाटा लाइन m/e के अकॉर्डिंग हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। लेकिन बीच में क्या होता है कई बार डाटा लाइन्स वगैरह में रीअरेंजमेंट हो जाता है, ये नया आयंस बना लेते हैं तो उसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट आयन बोलते हैं। और रीअरेंजमेंट आयन कैसे बनता है, किस में बनता है, तो ये जनरली कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये गामा कार्बन। कार्बोनाइल कंपाउंड होना चाहिए अपना ऐसा कंपाउंड जिसमें आपका ये जो गामा है, गामा पे हाइड्रोजन तो होना चाहिए। अब गामा के पास हाइड्रोजन ही नहीं है, तुम बोल रहे हो कि हम तो मैक्लाफर्टी अरेंजमेंट करेंगे। अरे मैक्लाफर्टी ने बोला है कि गामा हाइड्रोजन का वो होता है माइग्रेशन होता है और बीटा बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। तब जब गामा हाइड्रोजन ही नहीं होगा तो क्या होगा, तो अपन से सिंपल सा पूछा था, देखो इसमें हमारा ये कंपाउंड है, इसमें ये गामा हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो रहा है और ये बीटा बॉन्ड हमारा ब्रेक डाउन हो गया, तो देखो यहाँ पर एक आपका एल्कीन बन गया है और दूसरा ये हमारा पर क्या हो गया, इनॉल रेडिकल बन गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, इसको ज्यादा अंदर नहीं जाना कि आप मैक्लाफर्टी अरेंजमेंट में टाइम दे दो, पूरा एनालिसिस एक साइड रख दिया आपने और नहीं आ रही मेरे को समझ नहीं आ रहा मैक्लाफर्टी, मैं तो पूरा पढ़ूंगा। अरे छोड़ो इसको, सीधा याद करो ये गामा हाइड्रोजन फॉलोड बाय बीटा क्लीवेज होता है, कार्बोनाइल कंपाउंड होता है जिसमें क्या होता है गामा हाइड्रोजन होता है।
बस इतना सा याद कर लो। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आएगा कि ये स्ट्रक्चर बने रहेंगे ए बी सी करके, कि बताइए किसका होगा मैक्लाफर्टी अरेंजमेंट। तो मैक्लाफर्टी अरेंजमेंट किसका होगा वो आप लोग सॉल्व करके बताओ। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको बताइए किसका होगा मैक्लाफर्टी अरेंजमेंट, ये आपको बताना है। सब लोग इसका आंसर देंगे, ठीक है। मैंने आपको कहा किसका होगा मैक्लाफर्टी अरेंजमेंट, ए ऑप्शन दिया गया है भाई। यहां पर ये एक पहला कंपाउंड है हमारा, फॉर्मेल्डिहाइड भाई है हमारे, उसके बड़े भाई हैं एस्टेल्डिहाइड है ये हमारे, ठीक है, ये हो गया। और सी पे हमारा इससे उसका भी बड़ा भाई बना दिया हमने ये। और डी में मैंने बनाया CH3 CH2 CH2 CHO, ये बना दी। इन चारों में से किसका होगा मैक्लाफर्टी अरेंजमेंट। आप बोलोगे सर मैक्लाफर्टी अरेंजमेंट तो बहुत टफ टॉपिक था सर, हम नहीं जानते इसको करके। अरे एग्जामिनर कुछ पूछ थोड़ी रहा आपसे, उतना पूछ रहा भैया मेरे आप गामा हाइड्रोजन को जानते हो कि नहीं जानते, बस इतना बता दो मेरे को। अगर गामा को जानते हो, अगर गामा हाइड्रोजन भाई को जानते होगे तो आंसर तक पहुंचोगे आप। तो आपने कुछ नहीं किया, आप एक एक का स्ट्रक्चर बना सकते हो अगर आप बनाना चाहो तो। ये स्ट्रक्चर है हमारे फारे। इसके पास तो यार बेचारे के पास तो कार्बन ही नहीं है, अगला अल्फा कार्बन तक नहीं है, गामा हाइड्रोजन तो दूर की बात है, तो ये तो कभी आंसर होगा नहीं। एस्टेल्डिहाइड अगर हम देखें, ठीक है, ये है हमारा एस्टेल्डिहाइड, इसमें अल्फा कार्बन है, बीटा गामा तक तो हम पहुंच ही नहीं रहे, हाइड्रोजन तो दूर की बात है। यहां पर देखो ये अल्फा कार्बन ये बीटा कार्बन है, ठीक है, इसमें भी हम नहीं पहुंच रहे गामा कार्बन तक। तो इन तीनों ने तो कहा भैया हमारे बस की नहीं है मैक्लाफर्टी अरेंजमेंट, मैं नहीं जानता कौन होता है ये आदमी, ठीक है, समझ गए आप। अब आते हैं हम लोग यहां पर, इसको देखो ध्यान से, ये हमारा अल्फा है, ये हमारा बीटा है और गामा है, गामा है। और गामा के पास तो यार हाइड्रोजन भी है, मतलब ये तो हमारे काम का है। गामा पे हाइड्रोजन भी है, गामा पे क्या है हाइड्रोजन भी है, और बीटा बॉन्ड भी है, तो वही इसका कर दो ना मैक्लाफर्टी अरेंजमेंट। तो ये ऐसा कंपाउंड बन जाएगा आपका, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, यहां से ये बॉन्ड टूट जाएगा आपका, यहां पर आपका आ जाएगा इस तरीके से CH2OH आ जाएगा, और यहां पर ये एल्डिहाइड रहेगा हमारा सेम। समझ गए आप। तो ये देखो कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है ना, बहुत बड़ा कोई ऐसा बहुत बड़ा इशू है, सिंपल से क्वेश्चन से आएंगे। तो आपको ध्यान रखना कोई C डबल बॉन्ड वाला होना चाहिए, ऑक्सीजन चलेगा, C ट्रिपल बॉन्ड N भी चल जाएगा, मतलब आपको हेटेरोएटम कार्बन के साथ होना चाहिए बस। C डबल बॉन्ड S वाले में भी हो सकता है, समझ रहे, इसमें भी हो सकता है आपका, तो ये आपको ध्यान रखना है। Anisotropic effect causes the desilting in fallen molecules except। Anisotropic effect जो होता है डीसिल्डिंग करेगा। डीसिल्डिंग जब भी बोलो ना तो याद रखना, डीसिल्डिंग का मतलब होता है केमिकल शिफ्ट की वैल्यू अब आपको बड़ी करना है, डेल्टा की वैल्यू बढ़ाना है, ठीक है। डीसिल्डिंग से क्या होता है डेल्टा की वैल्यू बढ़ेगी। अब इसमें एक चीज और, डेल्टा की वैल्यू बढ़ेगी डीसिल्डिंग होगी, लेकिन भाई इसमें तो एक्सेप्ट लिखा है, एक्सेप्ट लिखा है। तो एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट कॉज द डीसिल्डिंग इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स एक्सेप्ट, मतलब सब में, इन सभी में जिनमें केमिकल शिफ्ट की वैल्यू बढ़ रही है ना, उसको छोड़ के हमको आंसर देना है। जिसमें सील्डिंग हो रही है उसका आंसर देना है हमको, जिसमें सील्डिंग हो रही है हमको उसका आंसर देना है। हमको किसका आंसर देना है, जिसमें सील्डिंग हो रही है। तो यहां पर देखें अपन एक एक करके सभी को देखते हैं इसमें, जिसमें सील्डिंग। तो देखो एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट हमारा स्पेस इफेक्ट होता है, मतलब आजू बाजू वाले जो होते हैं सील्डिंग और डीसील्डिंग इफेक्ट हमको जनरेट करते हैं प्रोटॉन पर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड हमारा चेंज होता रहता है, तो वो उसका ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन स्पेशली इन द पाई इलेक्ट्रॉन अबाउट नियर न्यूक्लियस जनरेट होता है, ठीक है। जितना ज्यादा आपका ये सर्कुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन स्पेशली इन द पाई इलेक्ट्रॉन अबाउट द नियर बाय न्यूक्लियस जनरेटेड इन द इंड्यूस्ड फील्ड either oppose or reinforce the applied field the proton depending upon the location of space occupied by the proton, ठीक है। in alkyl shielding occurs but in case of the alkene बेंजीन और एल्डिहाइड इनमें क्या होता है डीसिल्डिंग होता है, और डीसिल्डिंग होगा तो डेल्टा की वैल्यू इनकी ज्यादा होती है। एल्काइन देखो, एल्काइन में एक्चुअल में क्या है, ये है ट्रिपल बॉन्ड वाला, इसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है ना, जिसके पास जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ना उतनी ज्यादा उसकी क्या होती है सील्डिंग होती है। और अपन से सीधा सीधा पूछ रहे हैं वो इसमें कि किसमें आपका जो है ना सभी आपके क्या करते हैं स्पेस इफेक्ट डीसिल्डिंग कराते हैं, एक नहीं कराता है, तो आपका एल्काइन उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बहुत हाई है। इसके बाद एक क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द केमिकल शिफ्ट इन ppm फॉर अ प्रोटॉन रेजोनेंस एट द 126 हर्ट्ज डाउनफील्ड फ्रॉम द TMS स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ऑपरेटेड द 60। इसमें देखो हमको रेडियो फ्रिक्वेंसी उन्होंने दी हुई है 60 मेगाहर्ट्ज है हमारी, ठीक है ना, और जो हमारी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है वो 26 हर्ट्ज दिया हुआ है आपको। अब इसको आपको ये मेगा और हर्ट्ज का ही कैलकुलेशन है इसमें, और कुछ नहीं है, ठीक है। आपको ये है कि हमारी जो हमारा प्रोटॉन है जिसकी उसकी वैल्यू आ रही है वो हमारा इतना है 126 है, ठीक है। 126 से आपको सीधा सीधा यहां से क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना। केमिकल शिफ्ट का जो फार्मूला होता है
यहाँ फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस रहता था, रेडियो फ्रिक्वेंसी, और यहाँ रेफरेंस फ्रिक्वेंसी से हम डिवाइड करते थे। तो इसको सॉल्व कर लो आप लोग, इसका 2.1। इसको अगर मान लो नहीं भी बन रहा ना किसी पे, आप मत करो कैलकुलेट, मैं कह रहा हूं ना मत करिए, कुछ मत करो आप। तो देखो इसमें पीपीएम का जो वर्ड आता है, अगर कोई वैल्यू पीपीएम का मतलब जाने ना 10⁻⁻⁶ पीपीएम होता है। केमिकल शिफ्ट का सिंपल सा फार्मूला होता है, हमारी जो फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस है रेफरेंस और सैंपल में, तो हमको पता है कि रेजोनेंस करके इन्हें दिया है 126 क्या दिया है, हर्ट्ज दिया हुआ है, और जो हमारी रेफरेंस फ्रिक्वेंसी होती है उसको हमको नीचे रखना है, ये मेगा हर्ट्ज है भाई। अगर आप इसको लिखोगे हर्ट्ज में तो 10⁻⁶ तो लिखना पड़ेगा। अब ये 6 लिखा है आपने, प्लस में है अभी, तो ऊपर जाएगा बेटा तो ये माइनस में हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो इसका जो एक्चुअल होगा डेल्टा वो होगा 126/60 इंटू 10⁻⁻⁶। इस 10⁻⁻⁶ को हम लोग लिख देते हैं पीपीएम में, पार्ट्स पर मिलियन लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर दो तो ये तो हर बच्चा जानता होगा, 6 2 जा कितना होता है, 12 होता है, 2.1 होता है। मैं अगर होता आपकी जगह तो मैं तो इसको डिवाइड करता सीधा, 126 डिवाइडेड बाय 60 कितना आ रहा है। अब ऑप्शन में कोई है ही नहीं इसके जैसा, तो हम ये सब भी नहीं करते, लेकिन हमने आपको बताया कि जो 10⁻⁻⁶ होता है, ये आप मेगा हर्ट्ज है ना ऊपर लेके जाओगे तो माइनस में हो जाएगा, और उसको 6 को ही अपन -6 को ही क्या बोलते हैं, पीपीएम बोलते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ये वही सॉल्व मैंने पूरा कर दिया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये गिवन द ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यहाँ पर प्रोटॉन है, सिग्नल देते हैं 50 हर्ट्ज पर, 2 हर्ट्ज पर यूजिंग द 60 हर्ट्ज इंस्ट्रूमेंट, कन्वर्ट द सिग्नल एट द 20 हर्ट्ज इनटू डेल्टा वैल्यू, ठीक है। डेल्टा है यहाँ पर टाउ वैल्यू पूछ रहा है अपन से। डेल्टा और टाउ 10 का डिफरेंस होता है। तो पहले तो देखो इनमें ऐसे कोई है कि जिनके 10 टोटल ना हो, तो देखो यहाँ सबके 10 टोटल है, तो जो मतलब ऑप्शन तो सब सही बनाए हैं भाई ने, ठीक है। अब अपन को ये देखना है क्वेश्चन में पूछा क्या है। देखो ये 50 हर्ट्ज रहता है, ठीक है, एक सिग्नल देता है, और एक 20 हर्ट्ज पे देता है, ठीक है, और 60। तो आप इनको जरा डिवाइड करके देख लो बस, 50 को डिवाइड करो 60 से, ठीक है, और यहाँ पे 200 को डिवाइड करो आप 60 से, क्या क्या हमको आंसर्स मिलते हैं, ठीक है। इसमें देखोगे हम तो ये आपका आएगा यहाँ पर, इसको अगर अपन डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके आपको आंसर्स मिलेंगे इसमें 3 वाला आंसर रहेगा इसमें, ये वाला देखो, ये आंसर, इसमें आपको पॉइंट लगाओगे तो 50 हो जाएगा, और 6 आपका 6 7 जा कितना होता है, 6 6 जा 36 होता है, 6 7 जा 42 होता है, 6 8 जा 48 होता है, ठीक है। तो यहां पर अल्टीमेटली जो होगा 50 को आपको डिवाइड करना है, तो आप इसमें देखें ना तो सीधा सीधा यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो, पूरा कैलकुलेशन भी करोगे आप, तो यहां पर अगर आपको डेल्टा की वैल्यू मिल रही है तो टाउ की वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। डेल्टा की वैल्यू मिल गई तो आप टाउ की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना, ठीक है। डेल्टा वैल्यू मिल गया अपन को। इसमें जो पूछा है एक्चुअल में 2 प्रोटॉन का नहीं पूछा, अपन से पूछा था किसका, 20 हर्ट्ज वाले का, ठीक है। सिग्नल जो 20 हर्ट्ज में आता है उसके लिए बतानी थी हमें, तो सीधा सीधा मैंने क्या कहा, अभी पे किया था, 20 डिवाइडेड बाय आपको 60 करना है, ये करोगे 6 आपका 3 जा 8 होगा आपका 18, फिर 20 आएगा तो 3 3 चला जाएगा, ये हमारी डेल्टा की वैल्यू आई, 10 में से इसको माइनस करोगे तो 6.67 आ जाएगा। हमको इसकी निकालनी नहीं है, वो ऑप्शन में ही नहीं दी है, अगर आप चाहो तो इसकी भी निकाल सकते हो बेटा, मैं तो दोनों की कैलकुलेट करा रहा था आपको। 50 डिवाइडेड बाय आपको करना पड़ेगा 60, तो यहां से आप करोगे ना तो ये 0.5 डिवाइडेड बाय आएगा पूरा, 0.5 करोगे, ये 50 डिवाइडेड बाय आप 6 करोगे तो 6 8 जाएगा, तो 0.8 कुछ आएगा इसमें आंसर, ठीक है। तो आप दोनों कर सकते हो, सॉल्व करने के लिए आप दोनों कर सकते हो, बट हमको ये पूछा था 20 हर्ट्ज का पूछा हुआ था, तो उसको कर लीजिए आप, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, अगर आपको डराने के लिए उन्होंने क्या किया, 50 हर्ट्ज 20 हर्ट्ज 200 हर्ट्ज दे दिया, और इसमें कन्वर्जन आप जानते हो नीचे मेगा हर्ट्ज चल ही रहा है, ऊपर जाएगा तो पीपीएम बन जाएगा, तो यूनिट सब पीपीएम में ही चल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अपन से क्या 200 वाले का पूछा है, तो ठीक है 200 डिवाइडेड बाय 60 कर दिया, तो 20 डिवाइडेड बाय 6 करोगे 3.3 आएगा, उसको 10 से माइनस कर दो 6.67 आ जाएगा, ये टाउ की वैल्यू हो जाएगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा। अगर मान लो इसमें से इन्होंने पूछ लिया अपन से इसी क्वेश्चन में से कि बताइए इसमें से कौन सा प्रोटॉन ज्यादा सील्डिंग रखता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा इसी क्वेश्चन में, तो आपको देखना पड़ेगा ज्यादा वैल्यू किसकी आ रही है, सील्डिंग पूछ रहे हैं या डी से, अगर डी सील्डिंग पूछेंगे तो ज्यादा वैल्यू क्यों जाना, 50 को डिवाइड करना है बेटा 60 से, और यहाँ 200 को डिवाइड करना है आपको 60 से, तो वैल्यू किसकी ज्यादा, इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, ठीक है। जब इसकी वैल्यू डेल्टा की वैल्यू ज्यादा रहेगी तो बेटा ये डी सील्डेड रहेगा, और ये वाला जो रहेगा 5 डिवाइडेड बाय 6 है, तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये हमारा पॉइंट में आएगा 0.8 के समथिंग आएगा। तो देखो ये कितना वैल्यू कम आ रहा है, इसका वैल्यू कम है डेल्टा का, तो मतलब ये इसकी हाई सील्डिंग है और इसकी क्या है, डी सील्डिंग है। ऐसा भी पूछ सकते हैं आपसे न्यूमेरिकल ना पूछ के, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है आपको।
इसमें देखो आपको एक्सप्लेनेशन जो दिया गया था हमारी टीम इसमें, तो इसमें देखो आपको क्या है, केवल एक ही सॉल्व कराया गया, मैं आपको दोनों का बता रहा हूं। आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो 50 वाले को, इसका 0.8 हर्ट्ज आएगा, ठीक है, 0.8 आएगी डेल्टा की वैल्यू पीपीएम में, ठीक है, और 0.8 आएगी तो उसको माइनस कर दोगे तो वहां पे आपका 9.2 आ जाएगा उसका टाउ का वैल्यू, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द डीसिल्डिंग अब प्रोटॉन अटैच विद द डिफरेंट हैलाइड ग्रुप, जितना ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतनी ज्यादा उसकी डीसिल्डिंग होने वाली है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, देख लीजिए आप, सबसे ज्यादा फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे ना तो सील्डिंग होती है। अब इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले भाई लोग आ गए, फ्लोरीन क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ गया, ये आ गया, तो यहां पर क्या होगा आपका, ये सबसे ज्यादा आपका डीसिल्डिंग इसमें, मतलब डेल्टा की वैल्यू इसमें सबसे ज्यादा होगी, फिर इसका नंबर, फिर इसका नंबर, फिर इसका नंबर, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन था एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेडिक्ट द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट द मॉलिक्यूलर आयन पीक एट 15, 43, 57, 91, 105 एंड 148 इन इट्स मास स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब मास स्पेक्ट्रम में एक्चुअल में इतना हमको दे दिया, लेकिन हमको भाई कैलकुलेशन पूछा है उन्होंने, टोटल करवाना है आपको, ये पूरे स्ट्रक्चर्स बनाने, इनका टोटल करना और कुछ नहीं करना। आप इसके स्ट्रक्चर बनाइए, टोटल करोगे 148 आएगा, जिसका 148 आएगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इसमें देखो आपको सीधा सीधा है, ये देखो पीक जो आती है 140, ये मॉलिक्यूलर मास होता है कंपाउंड, यहीं से पूरी कहानी आपकी सॉल्व। बस आपका टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है ये, इसमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। मॉलिक्यूलर मास किसका होता है, 148 जो होता है वही होता है। तो आपको क्या करना है, पूरा कैलकुलेशन करना है, इसका टोटल करो कितना आता है, तो इसको आप टोटल करेंगे तो कितना आना चाहिए, जितना आंसर जो रहेगा, द पीक्स ड्यू टू द मिथाइल ग्रुप जो आएगी वो आपका CH3CO आएगी, जो आपका एक C6H5CH2 प्लस आएगी, ठीक है ना, और CH2 भी आएगी आपकी 105 पे, और इसका टोटल कर लोगे तो 148 आएगा। तो सीधा सीधा इसी से अपना ये सॉल्व होना था, मतलब उनने डाटा लाइंस वगैरह का कोई इंफॉर्मेशन अपन से नहीं पूछा है। प्रेडिक्ट द हाईएस्ट नंबर ऑफ सिग्नल इन प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये सिग्नल का कैलकुलेशन आया है। तो देखो मैं तो अगर आपकी जगह होता तो मैं तो ट्रांस वाला आंसर लगा देता, क्योंकि मुझे पता है ट्रांस में एक एडिशनल आता है, ठीक है। जैसे ये देखोगे आप 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, अपन इसको बनाएंगे 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, तो पहले तो आपको प्रोपेन बनाना है, ये 1 2 3, ठीक है, 1,2 डाइक्लोरो, यहां पर क्लोरो, यहां क्लोरो हो गया, तो 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन है। आप कार्बन की वैलेंसी को फिल कर दीजिए, यहां पर सब प्रोटॉन अपने अलग अलग हो जाते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्नल कितने आएंगे। अब आता है सिस डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन भी है हमारा और ये डाई मिथाइल है और सिस वाला है, मतलब एक ही साइड है, ठीक है। तो यहां पर इसमें नंबर ऑफ सिग्नल तो उतने ही रहेंगे, लेकिन ट्रांस में एक एडिशनल जुड़ेगा, ठीक है। जब ट्रांस में एडिशनल जुड़ेगा तो देखो ये स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, इसमें ज्यादा आएगा, देखो ये हमारा 1,2 डाइक्लोप्रोपेन है जो मैं बना रहा था, इसमें देखो आपके नंबर ऑफ सिग्नल कितने हैं, ठीक है। 1,2 डाइक्लोप्रोपेन होता है 4 सेट ऑफ द इक्विवेलेंट प्रोटॉन, ठीक है, 4 सेट ऑफ द इक्विवेलेंट प्रोटॉन है इसमें 1,2 डाइक्लोप्रोपेन में, 1,2 डाइक्लोप्रोपेन में। देखो ये जो है हमारा, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना 1,2 डाइक्लोप्रोपेन, 1,2 डाइक्लोप्रोपेन है इसमें, फिर हमारा सिस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन है, ये हाइड्रोजन है इसमें एक ही साइड है तो सिस हो गया। ट्रांस वाला रहेगा ट्रांस डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, इसमें नंबर ऑफ सिग्नल आपके ज्यादा आएंगे, इसमें 6 सेट है तो इसमें 6 आएंगे, इसमें कितने आएंगे हमारे, इसमें 4 आएंगे, इसमें हमारे कितने आएंगे 3 आएंगे, ठीक है, इसमें हमारे क्या आएंगे 4 आएंगे, इसमें भी 1 2 3 4 है, इसमें भी 4 आएंगे, इसमें भी 4 आएंगे, और इसमें भी हमारे कितने रहेंगे, इसमें भी हमारे 2 रहेंगे, ठीक है, ये और ये रहेंगे, ये इनका रहेगा, ये इक्विवेलेंट हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। तो 2 सेट ऑफ द इक्विवेलेंट प्रोटॉन रहेंगे, तो अल्टीमेटली हमारा जो इसका रहेगा ट्रांस वाला अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। ट्रांस वाला सीधा सीधा आंसर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कैलकुलेशन कई बार अपन ने पढ़ा है। आगे लार्जेस्ट पीक क्या कहलाती है, अभी बता चुका था मैं, लार्जेस्ट पीक को क्या बोलते हैं अपन, लार्जेस्ट पीक को अपन लोग क्या बोलते हैं, बेस पीक बोलते हैं, बेस पीक होता है हमारा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बेस पीक में बता चुका हूं। आइडेंटिफाई द फंडामेंटल टाइप ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशंस को बताना है हमारे लिए। देखो ये अप एंड डाउन चल रहा है, ठीक है, प्लस माइनस मतलब अप एंड डाउन है, तो ये जो है हमारे स्ट्रेचिंग तो है नहीं है हमारा, मतलब आउट ऑफ जो प्लेन वाले बेंडिंग है, तो इसमें देखो ऊपर की ओर आ रहा है और इसमें ऊपर नीचे की ओर जा रहा है, तो बैगिंग ट्विस्टिंग इनमें से कुछ आंसर होगा, ट्विस्टिंग रॉकिंग भी हो सकता है, रॉकिंग ट्विस्टिंग होगा। आप लोग बताइए क्या आंसर होगा, बैगिंग एंड ट्विस्टिंग हो जाएगा, ऊपर की ओर आ रहा है, एक ऊपर एक नीचे जा रहा है तो ट्विस्टिंग हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, ये बेंडिंग वाइब्रेशंस के टाइप होते हैं। ये क्वेश्चंस है, आपको इनको ध्यान से क्या करना है, सॉल्व करना है, सभी क्वेश्चंस को आराम से करो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द क्रेस्टेड ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बोक्सिलिक कंपाउंड। कार्बोक्सिलिक कंपाउंड की फ्रीक्वेंसी कितने पर आती है? ये वैल्यू है, सीधा बेब नंबर की वैल्यू अपन से पूछी गई है। तो कार्बोक्सिलिक में कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी जो होती है, ये कीटोन का पूछ रहे हैं वो अपन से, ये तो ये रहती है इसकी कैरेक्टरिस्टिक, कितने पर आती है आपकी 1700 टू 1700 सेंटीमीटर इनवर्स होती है। तो ये आपको याद कर लेना है। ये जो टेबल है ना, इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना आप लोग, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाली अच्छे से याद रखना, सबसे ज्यादा किसकी होती है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में? ये हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड में देखो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड था हमारा, सैचुरेटेड था, तो ये देखो 1725 टू 1700 था आपका, इसको याद रखना है, ठीक है। ये हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारा जो OH की रहती है वो 3400 पर आती है, उसमें ऑप्शन नहीं था। Ab2 मॉलिक्यूल वाइब्रेशन ऑफ एटम इट टेक प्लेस इन अ सेम प्लेन बोथ लेंथ डिक्रीजेस इज कॉल्ड। अगर इंक्रीज डिक्रीज हो रहा होता बॉन्ड लेंथ, एक इंक्रीज दूसरा डिक्रीज, तो ये सिमेट्रिक था, ठीक है। अब आपका यहां पर क्या हो रहा है, बॉन्ड लेंथ दोनों में क्या हो रहा है, डिक्रीज ही हो रहा है, लेकिन प्लेन एटम टेक प्लेस इन द सेम प्लेन, प्लेन नहीं बदल रहा हमारा। जब प्लेन बदल नहीं रहा है तो वो वाइब्रेशन कौन सा होगा बताइए आप लोग? वो होगा हमारा सिजरिंग वाइब्रेशन, ठीक है। कौन सा होगा? सिजरिंग वाइब्रेशन होगा। बॉन्ड लेंथ तो देखो क्या होता है आपका, यहां पर AB मॉलिक्यूल वाइब्रेशन एटम टेक प्लेस इन द सेम प्लेन, ये सेम प्लेन में हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर सेम प्लेन में हो रहा है, तो ये सेम प्लेन में है, एंड बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस देन इट कॉल्ड, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रही है, ठीक है, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रही है। तो यहां पर देखो सिजरिंग वाइब्रेशंस जरूर दिया गया है आंसर, बट यहां पर देखो स्ट्रेचिंग दो टाइप का होता है, ठीक है। एक हमारा होता है सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग और एक होता है हमारा बेंडिंग स्ट्रेचिंग। तो यहां पर देखो एटम टेक प्लेस इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन में हो रहा है, बॉन्ड लेंथ इन डिक्रीज देन इट्स कॉल्ड। यहां पर जो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज लिखा है, अगर आप कभी सीजर चलाओगे बेटा तो बॉन्ड लेंथ तो उसमें वही रहता है, एंगल चेंज होता है बस हमारा, ठीक है। तो अपन सिजरिंग नहीं बोल सकते, ठीक है ना, सिजरिंग रॉकिंग अपन नहीं बोल सकते हैं, और बेंडिंग वाइब्रेशन भी नहीं बोलोगे आप, ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चन में ना ऑप्शंस में थोड़ा सा अगर आप करेक्ट करोगे तो हो जाएगा, वरना सीधा सीधा स्ट्रेचिंग लगाना पड़ेगा, क्योंकि एसिमेट्रिक में होता है ऐसा, ठीक है। या एसिमेट्रिक या सिमेट्रिक बोलोगे इसको, क्योंकि दोनों केसेस में बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर ऐसा लिखा होता वन बॉन्ड इंक्रीज दूसरा डिक्रीज, तो एसिमेट्रिक था। इसमें तो आप कुछ मेंशन ही नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर अपन को स्ट्रेचिंग पे जाना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रेचिंग पर अपन को इसको जाना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस होते हैं, देखो टू बॉन्ड इंक्रीज होता है, डिक्रीज होती है, तो यही पॉइंट पर मैं बोल रहा हूं, दोनों बॉन्ड की इंक्रीज डिक्रीज लेंथ लिखा है, तो ये हो गया। एसिमेट्रिक में इंक्रीज डिक्रीज होती है। अब यहां पर बेंडिंग वाइब्रेशंस आते हैं, तो देखो यहां पर बॉन्ड एंगल का काम चलता है पूरा, बॉन्ड लेंथ नहीं रहता। हाँ बॉन्ड एंगल लिखा होता तो मैं बिल्कुल मान लेता, बॉन्ड एंगल लिखा नहीं है, तो जो क्वेश्चन है ना उसका आंसर तो वही होगा जो मैं आपसे बोल रहा हूं, स्ट्रेचिंग पे अपन को जाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि या फिर यहां पर क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करो, लेकिन जो हमने क्वेश्चन दिया है उसका आंसर दो, तो आपका उसका आंसर आपको स्ट्रेचिंग पे जाना है। यहां पर लिखा है बॉन्ड लेंथ, ठीक है। अगर यह बॉन्ड लेंथ को चेंज करके अगर यहाँ पे बॉन्ड एंगल मेंशन कर देंगे हम लोग, तो आंसर फिर हमारा ये सिजरिंग वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ रीजन इज यूज्ड फॉर द फिंगरप्रिंट रीजन। तो ये भाई सीधा सीधा मैंने पढ़ाया आपको, 400 से 1500 होता है। आप बोलोगे सर 1300 से दिया है बुक में 600 तक, तो कोई दिक्कत नहीं है, देख लो कहीं है क्या ऐसा, नहीं है, आसपास भी नहीं है इसके। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है, ये हमारा फिंगरप्रिंट होता है, जैसा ऑप्शन वैसा हमको काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंडिंग वाइब्रेशन इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। सब बेंडिंग वाइब्रेशन के टाइप है, एक नहीं है, ठीक है, तो वो आपको बताना है। अब बताइए, आप बताइए, मैं कहां से बता दूं। स्ट्रेचिंग होता है क्या? स्ट्रेचिंग है तो जो बेंडिंग वाइब्रेशन इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन बेंडिंग वाइब्रेशन होता है, ठीक है। ये जो होता है हमारा स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन बेंडिंग वाइब्रेशन, ठीक है। और हमारे बेंडिंग वाइब्रेशन टू टाइप के होते हैं, इन प्लेन और आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन होते हैं। तो कई बार क्लासिफिकेशन से सिंपल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो बेंडिंग वाइब्रेशन के नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हमारे रॉकिंग सिजरिंग बैगिंग ट्विस्टिंग, ठीक है, इनको ध्यान रखिए आप। इसमें जो आंसर रहेगा हमारा, यहां पर चेंज कर लीजिए आप, सिजरिंग वाइब्रेशन, ठीक है। ये तो यहां पर आपका आएगा स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन जो अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा। बेंडिंग वाइब्रेशन पूछा है, कौन सा नहीं है, तो स्ट्रेचिंग नहीं है ना हमारा बेंडिंग वाइब्रेशन, तो उसको लगाइए आप। अकॉर्डिंग टू द 3n-6 रूल द नॉन लीनियर एटॉमिक मॉलिक्यूल जो लीनियर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, तो आपको ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, फार्मूला उन्होंने ऊपर लिख दिया है, तो अब बताओ, अब भी नहीं कर पाओगे क्या सॉल्व? सीधा सीधा आंसर आएगा 3 फंडामेंटल वाइब्रेशंस रहेंगे।
9 माइनस 6, 3 3 जा 9, 9 माइनस 6 कर दो आप तो निकल आएगा आपका। आईआर डिटेक्टर मेड अप ऑफ द फ्यूज्ड मिक्सचर ऑफ द मेटल ऑक्साइड इज कॉल्ड, एक आईआर का डिटेक्टर है जो आपके मेटल ऑक्साइड का फ्यूज मिक्सचर होता है, उसका आंसर देना है, उसको बोलते हैं थर्मिस्टर, ठीक है, थर्मिस्टर बोलते हैं उसको, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये हमारे देखो थर्मिस्टर होता है, फ्यूज मिक्सचर होता है मेटल ऑक्साइड का, ग्लोली सेल क्या होती है, स्मॉल मेटल सिलेंडर होता है, बोलोमीटर क्या होता है, थिन मेटल कंडक्टर होता है, फोटो कंडक्टिविटी सेल नॉन थर्मल डिटेक्टर होता है, ग्रेटर सेंसिटिविटी होती है, थिन लेयर ऑफ द लेड सल्फाइड और लेड टेल्यूराइड का बना होता है। इतना आपको ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रीजन, ये 15 से पूछ लिया है, तो बताओ भैया हम तो दूर जा रहे हैं यार, आईआर हमसे दूर जा रहा है, आईआर हमसे दूर जा रहा है, कहां जा रहा है, बस में बैठ गया क्या आईआर, कि ट्रेन में बैठ गया, कि प्लेन में बैठ गया है, आईआर तो दूर बैठ गया है। ये 0.8 से जब हम चलते थे 2.5 तो हम आईआर के पास आ रहे थे, तो भैया नियर था। फिर ये जो 2.5 से 15 होता था, ये मेन हमारा आईआर था, जिसमें बेब नंबर की वैल्यू हमारी वही 600 से चल के 4000 सेंटीमीटर इनवर्स तक रहती थी, जिसमें हम लोग अपना काम वाम करते हैं पूरा, ठीक है। वही हमारे यहाँ पर पूरा इसी पे तो आईआर चलता है। उसके बाद चले जाओगे तो दूर जाएंगे हम लोग, तो भाई कहां जा रहे हैं हम लोग, दूर जा रहे हैं ना आईआर से, तो ये क्या होगा, फार आईआर रीजन हो जाएगा, ठीक है। सिंटर्ड मिक्सचर ऑफ द ऑक्साइड ऑफ द जिरकोनियम इट्रियम ट्राइडियम कॉल्ड विच इज द टाइप ऑफ सोर्स, ये बताया हुआ किस में रहता है, ठीक है, किसका सोर्स रहता है भैया, ये नर्स ग्लावर बना होता है इसका आईआर में। अब आता है आईआर स्पेक्ट्रा, एल्काइन, एल्काइन है भैया, एल्काइन है, ये ट्रिपल बॉन्ड वाले लोग हैं यार, कहां आते हैं ये लोग, सीधा सीधा मैंने बताया था, ट्रिपल बॉन्ड वाले के पास 2100 रुपीज होते हैं, 2100 रुपए, चाहे वो साइनाइड वाला हो, तो आपका ट्रिपल बॉन्ड वाला है तो देखो 2150, इतने दूर दूर के ऑप्शन है। देखो आप लोग जब पढ़ते थे अपन बोलते थे कि सर ऐसे कैसे याद करें, ऑप्शन बहुत दूर रहते हैं, देखो ये दूर दूर के हैं, ये यहाँ है, तो इसका आंसर लगा दो सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ द मूलिंग एजेंट एक्सेप्ट, सभी मूलिंग एजेंट हैं, हमारे आईआर की सैंपलिंग टेक्निक होती है, मूलिंग एजेंट्स पैलेट बनाता है, ये बाइंडिंग एजेंट का काम करता है, जैसे टैबलेट में बाइंडिंग एजेंट होती है ना वैसे ही है। तो इसमें देखो मूलिंग एजेंट नहीं है, उसका बताना है आपको। न्यूजोल तो है यार हमारा, हेक्साक्लोरोब्यूटाडाइन है, क्लोरोब्रोमाइड कार्बोनाइल है, क्लोरोफ्लोरोकार्बोनाइल आयन, ठीक है। तो आप बताइए इसमें क्या नहीं है, तो मूलिंग एजेंट न्यूजोल्स होता है, मिनरल आयंस रहते हैं इसमें, इसमें आपका कार्बोमाइड कार्बोनाइल नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना मूलिंग एजेंट्स में। ये देखो न्यूजोल तो हमारा हेक्साक्लोरोब्यूटाडाइन होता है, क्लोरोफ्लोरो एग्जांपल ऑफ द मूलिंग एजेंट होता है, ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है। रीजन ऑफ द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम वेयर मेनी ऑब्जर्वेंस टेक प्लेस इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं, यहाँ सबसे ज्यादा होते हैं ऑब्जर्वेशन भाई, उसको क्या बोलोगे, फिंगरप्रिंट रीजन बोलते हैं हम उसके लिए, सीधा सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मली ग्राफ प्लॉटेड इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोप, ये ग्राफ किस किस के बीच बनता है आईआर में, परसेंटेज ट्रांसमिशन वर्सेस वेव नंबर, ठीक है, यही हमारा मेन हम लोग यूज करते हैं, परसेंटेज ट्रांसमिशन वर्सेस वेव नंबर, जो हमारा स्पेक्ट्रा बनता है वो यही स्पेक्ट्रा हमारा आ जाता है। ये बना है जैसे स्पेक्ट्रा, तो देखो ट्रांसमिशन वर्सेस वेव नंबर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग गैस प्रेजेंट इन द ग्लोली डिटेक्टर, ग्लोली डिटेक्टर में कौन सी गैस प्रेजेंट होती है, ग्लोली डिटेक्टर में आपकी जीनोन गैस प्रेजेंट होती है, ठीक है, ये हमारे डिटेक्टर रहता है, उसमें कौन सी गैस रहती है, सिलेंडर है तो उसमें कौन सी गैस भरी रहती है भाई मेरे, जीनोन गैस भरी रहती है, इसको याद कर लेना आप लोग, ठीक है। कैलकुलेट द वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर कंपाउंड C6H6, तो ये हमारा भाई कौन सा कंपाउंड है, पहले तो ये बताओ ये लीनियर है कि नॉन लीनियर कंपाउंड है, अगर नॉन लीनियर रहेगा तो इसमें फार्मूला लगाओगे 3n-6 करोगे आप, ठीक है, और अगर लीनियर मॉलिक्यूल है तो उसमें 3n-5 करोगे, तो ये तो नॉन लीनियर है, तो इसमें 3n-6 करोगे सीधा, तो 6 n की वैल्यू कितनी है 12 है, 36 - 6 करोगे 30 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्नल्स फॉर अ कंपाउंड, इनके लिए नंबर ऑफ सिग्नल्स बताने हैं एनएमआर के, तो इसमें देखो एक इसके कितने आएंगे आपके 2 आएंगे, इसके कितने आएंगे 3 आएंगे, इसके कितने आएंगे, इसके भी 3 आएंगे, 2 3 3 आ जाएगा इसका आंसर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एनएमआर सिग्नल इज ऑब्टेन्ड व्हेन अप्लाइड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द रेडियो फ्रीक्वेंसी, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी इज प्रोसिशनल फ्रीक्वेंसी, प्रोसिशनल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द रेडियो फ्रीक्वेंसी, और प्रोसिशनल फ्रीक्वेंसी इज द माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी। तो देखो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी जो होती है जब बराबर हो जाती है किसके, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी, तभी हमारे एनएमआर के सिग्नल्स आ जाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है दिस डिफरेंस, ठीक है, ये दिस डिफरेंस इज द एब्जॉर्प्शन पोजीशन ऑफ द प्रोटॉन विच रेफर टू द टीएमएस,
उसको क्या बोलते हैं बताओ? टीएमएस के कंपैरिजन में जब हम निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डेल्टा वैल्यू बोलते हैं। डेल्टा वैल्यू, डेल्टा मतलब होता है क्या हमारा? डेल्टा का मतलब होता है पीपीएम। पीपीएम का मतलब मैंने बताया है 10⁻⁻6 होता है। देखो ये हमारी केमिकल शिफ्ट होती है। और ये जो चीज है इसको याद करना, अप्लाइड फ्रिक्वेंसी जो प्रेसिजनल फ्रिक्वेंसी होती है, जो लट्टू घूमता है तो अपने एक्सिस पे तो घूमता है, लेकिन वो ऐसे तिरछे होके भी घूमता है, तो यही चीज क्या कहलाती है? प्रेसिजनल फ्रिक्वेंसी कहलाती है। तो अप्लाइड फ्रिक्वेंसी तो हम रेडियो फ्रिक्वेंसी अप्लाई कर ही रहे हैं। तो अब अगर आप ए ऑप्शन पे जाओ कि अप्लाइड फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू द रेडियो फ्रिक्वेंसी, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, समझ रहे? तो यहां पर अप्लाइड फ्रिक्वेंसी जब किसके बराबर हो जाती है? प्रेसिजनल फ्रिक्वेंसी के बराबर होती है, तभी हमारा एनएमआर। इसको आप पहले बोलो, ये थोड़ी ना हम अप्लाई करते, जब वो स्पिन करता है तब जनरेट होती है, तो ये होगा नहीं, समझ रहे आप? माइक्रोवेव का तो काम ही खत्म है यहाँ पर यार। क्या कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? एनएमआर पढ़ रहे हो, ये सार थोड़ी पढ़ रहे हो। तो ये सीधा सीधा इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, इन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी इंटेंसिटी ऑफ ईच सिग्नल रिप्रेजेंट्स। ठीक है, हमारे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो इंटेंसिटी होती है सिग्नल की, वो क्या बताती है? ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ ईच सिग्नल रिप्रेजेंट क्या है, उसको बोलते क्या है हम लोग? उसको हम लोग बोलते हैं दूसरे के कंपैरिजन में चल रहा है, रिलेटिव। किसके रिलेटिव में चल रहा है? हमारे जो हाईएस्ट पीक होती है बेस पीक के कंपैरिजन में, तो उसको बोलोगे रिलेटिव अबंडेंस बोलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एब्जॉर्प्शन इन द आईआर रीजन इज ड्यू टू द चेंज इन। बताओ, ये तो कब से पढ़ा रहे हैं हम आपको। जब यूवी होता है तो क्या होता है? यूवी होगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा। ठीक है, ये तो काम खत्म है। आपका ट्रांजिशनल रोटेशनल ट्रांजिशन ये नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक जिसमें लिखा वो तो हटा ही दो। ठीक है, वाइब्रेशनल चाहिए हमको, तो वाइब्रेशनल वाला तो यही बचता है। वाइब्रेशनल और रोटेशनल होता है आईआर में। सीधा सीधा आंसर रहेगा इसका। फ्रॉम द ओक्सला द वैल्यू ऑफ के रिप्रेजेंट। बताइए क्या है? फोर्स कांस्टेंट को बताता है बेटा ओक्सला। आईआर में चलता है, फोर्स कांस्टेंट को बताता है हमारे। ठीक है, इसमें रिड्यूस मास हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। लीनियर मॉलिक्यूल द वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 3n-5 होता है बेटा। सीधा सीधा याद करना है इसको तो। ठीक है, 3n- कितना होता है? 5 होता है। कैलिब्रेशन ऑफ आईआर इज डन बाय, ये भी बताया हुआ मैंने क्लास में आपको। पॉलीस्टेराइन से हम आईआर का कैलिब्रेशन करते हैं, मतलब चेक करते हैं इसकी पीक देख रहे हैं वो आ रही है तो समझ गए कि हाँ ये सही है। कैलिब्रेशन करते हैं, चेक करना। ये सब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको याद कर लेना, नोट कर लो, बढ़िया समझ रहे हो, बहुत आता है क्वेश्चन। देखो, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में सोर्स जीनोन, हाइड्रोजन, टंगस्टन लैंप होते हैं, ड्यूटेरियम, मरकरी यार। डिटेक्टर्स बैरियर लेवल होता है, फोटो मल्टीप्लाइटी और फोटो सील्स होता है। ठीक है, आपका रेफरेंस स्टैंडर्ड क्या होता है? पोटेशियम क्रोमेट होता है। ठीक है, कर्व किसका बनता है? एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन का बनता है। और एक कर्व और हमारा बनता है जो वेवलेंथ और अब्जॉर्बेंस वाला, अब्जॉर्बेंस वर्सेस वेवलेंथ का कर्व बनता है। दो कर्व हमारे इसमें बन जाते हैं। ठीक है, आईआर में परसेंटेज ट्रांसमिशन वर्सेस क्या होता है? वेव नंबर। पॉलीस्टेरीन फिल्म होती है, इंडिकेंसेंट लैंप होता है, नर्स ग्लाबर, ग्लाबर सोर्स, मरकरी आर, टंगस्टन फिलामेंट। थर्मोकपल, बोलोमीटर, थर्मिस्टर, ग्लोली सेल में आर्गन गैस भरी रहती है, सेमीकंडक्टर, पायरोइलेक्ट्रिक, एफटीआईआर डिटेक्टर भी कई बार हम लोग एफटीआईआर तो एक मॉडिफाइड फॉर्म होता है, तो ये यूज कर लेते हैं। एनएमआर में रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर चाहिए हमको। ठीक है, और इसमें टेट्रामेथाइल सेलेन हमारा स्टैंडर्ड होता है। रेडियो फ्रिक्वेंसी वर्सेस इसमें फील्ड स्ट्रेंथ हमारा कर्व बनता है। तो ये तीनों मेथड्स में आपको ध्यान रखना है। यूवी में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। आईआर में वाइब्रेशनल रोटेशनल होते हैं। न्यूक्लियर में, एनएमआर में स्पिन होता है। और मास की अगर बात करोगे ना, तो मास में हम रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यूज नहीं करते, वहां हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम का यूज करते हैं। ठीक है, और वो यूज करते हैं हम लोग। और उसके बाद क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सॉलिड सैंपल कैन बी मेड इनटू द पेस्ट लाइक अ सब्सटेंस एडिंग। उसको क्या बोलते हैं? मुलिंग एजेंट बोलते हैं बेटा, मुलिंग एजेंट। ठीक है, जैसे टैबलेट में बाइंडिंग एजेंट, ऐसे इसमें मुलिंग एजेंट आईआर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंटेंसिटी ऑफ द बेस पीक। भाई इंटेंसिटी ऑफ बेस पीक से बड़ा कोई इस दुनिया में है नहीं। ठीक है, अगर मास स्पेक्ट्रम बनाते हो बेटा तो उससे ऊंचा कोई है नहीं बेस पीक से। अगर कोई एग्जाम देते हो तो टॉपर से ऊंचा कोई है नहीं, तो वो 100% मानते हैं उसको। हम लोग क्या मानते हैं? 100%। उसके कंपेरिजन में दूसरों का निकालते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं? रिलेटिव अबंडेंस। इसके पहले ये क्वेश्चन भी था आपका। नेक्स्ट है, आफ्टर आयोनाइजेशन स्टेप द आयंस विल इंटर इनटू द विच ऑफ द फॉलोइंग चैम्बर। बताइए आयोनाइजेशन के बाद कहां जाएंगे?
आयोनाइजेशन के बाद वो घर थोड़ी ना अपने जाएंगे, अब उनका सेपरेशन भी तो होना है, उनका सेपरेशन होना है m अपॉन ई के रेशियो के अकॉर्डिंग। तो m अपॉन ई रेशियो के अकॉर्डिंग सेपरेट करने के लिए कौन होता है, मास एनालाइजर होता है। कौन होता है, मास एनालाइजर। ठीक है, ये आयोनाइजेशन हुआ, एक्सीलरेशन होगा, वो आपके कहां चले जाएंगे, मास एनालाइजर में चले जाएंगे, वो उसको m अपॉन ई के अकॉर्डिंग सेपरेट कर देगा, डिटेक्टर उसको रीड कर लेगा, बढ़िया हमको ग्राफ दे देगा, ग्राफ पढ़ के हम देखेंगे, कहेंगे यार ये तो सबसे इसकी अबंडेंस तो 100% आ रही है, तो इसको बोल दो बेस पीक, इसके कंपेरिजन में दूसरों का निकालेंगे। ठीक है, Which of the following detector are used in the mass spectroscopy? मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन सा डिटेक्टर यूज होता है, बताइए आप। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का पूछा है, समझ रहे हो, मास का पूछा है, ध्यान रखना। ठीक है, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, ठीक है, फोटो ट्यूब, फोटोवोल्टेक सेल, थर्मोपाइल, इसके लिए पूछा है, मास के लिए अपन से पूछा है। तो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब अपना इसमें भी यूज हो जाता है। ठीक है, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब हमारे मास में भी यूज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर ट्यूब भी बोल देते हैं और फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब भी बोल सकते हैं। पीएमटी भी वो हमारा वहां पर भी रहता है यूवी में। तो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब को ध्यान रखना है आपको। ठीक है, देखो इसमें फेराडे कप होता है, इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर भी होता है, फोटो मल्टीप्लायर भी होता है और एराई डिटेक्टर भी होता है। ठीक है, विच टाइप ऑफ न्यूक्लियर विल गिव द एनएमआर स्पेक्ट्रा? एनएमआर स्पेक्ट्रा कौन देता है, जिसका ऑड मास नंबर होता है वो देता है क्या, इसका इवन मास नंबर होता है वो देता है, या ऑड और इवन मास नंबर होता है वो देता है, या ऑड इलेक्ट्रॉन नंबर होता है वो देता है। तो देखो यहाँ पे अपन को न्यूट्रॉन प्रोटॉन ऐसे चाहिए कि एक इवन हो और एक आपका क्या हो, ऑड हो। जब ये आपके इवन ऑड रहेंगे अलग अलग, तभी तो हमारा क्या होगा, ऑड मास नंबर होगा। ठीक है, ऑड मास नंबर हमारा तभी तो आएगा जब एक ऑड रहेगा दूसरा इवन रहेगा। तो इसका आंसर सीधा सीधा ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्वेंट यूज इन द एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी नॉट कंटेन। अब बताओ एनएमआर काय का कर रहे हो तुम, बताओ मुझे जरा। प्रोटॉन कर रहे हो ना एनएमआर, अब पहले से प्रोटॉन चिपका दो सॉल्वेंट में तो वो उसके सिग्नल नहीं आने लगेंगे। तो इसमें हमको चाहिए हाइड्रोजन एटम नहीं होना चाहिए, नॉट लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सील्डिंग इफेक्ट द एब्जॉर्प्शन टू बार। बताओ सील्डिंग है, हमने पहले ही बोला था सील्डिंग होगा भैया, आपका वैल्यू डेल्टा का वैल्यू कम होता चला जाएगा, लेकिन कम जरूर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बहुत आ गए उसके ऊपर, घने बादल छा चुके हैं इलेक्ट्रॉन के, तो सील्डिंग हुई और उसको बोलते हैं अपन लोग क्या, हाई फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हाई फील्ड बोलेंगे भाई, हाई फील्ड की ओर जा रहे हैं हम लोग। सील्डिंग हो रही तो हाई फील्ड, भले जीरो हो रहा, ठीक है, हाई फील्ड बोलो या आप फील्ड बोलो, ये दोनों ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको अगर आप इसकी अकॉर्डिंग चलते हो तो आप फील्ड तो है, लेकिन हाई फील्ड भी लिखा हुआ है तो हाई का मतलब आप ही तो होता है, इसको आप क्या कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये हाई फील्ड लिखा है, हाई का मतलब अप ही तो होता है। अगर आप जैसे चलते हो जीरो से यहाँ की ओर जाते हो, ठीक है, तो ये आपको अप फील्ड और डाउन फील्ड जो वर्ड है ये, अगर हम लोग बात करेंगे एनएमआर के लिए तो अप एंड डाउन को मेनली यूज करो आप, तो इसमें आप अप फील्ड को ही करेंगे प्रेफर्ड, बट हाई फील्ड का ऑप्शन यहाँ से चेंज होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर इसी से चूज करना पड़े बेटा तो फिर आप अप फील्ड पे जाओ। लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन जो है इसमें ऑप्शंस द्वारा ए इज सिमिलर टू द डी है और बी इज सिमिलर टू द सी है। ठीक है, क्योंकि देखो एनएमआर में जरूर हम बोलते हैं अप और डाउन बोलते हैं, तो अप का मतलब क्या होगा, हाई भी तो होगा, और डाउन का मतलब क्या होगा, लो भी तो होगा। तो ठीक है, अभी अगर जैसा क्वेश्चन अपने सामने है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अप फील्ड की ओर हम चले जाएंगे, बट क्वेश्चन में दो ऑप्शन सही हो सकते हैं, हाई और अप फील्ड दोनों हो सकते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, सिनोनिम्स के अकॉर्डिंग दे दिया गया क्वेश्चन कि भाई जो बुक वाले बोलते हैं अप फील्ड मतलब आपका सील्डिंग, डाउन फील्ड मतलब डी सील्डिंग, तो इसलिए अप फील्ड आंसर दिया गया है। The line with the same frequency as that of the incident line is called, ठीक है, बिल्कुल सेम सेम चल रहा है सब कुछ, तो कौन सी लाइन बोलते हैं, रमन का क्वेश्चन है हमारा, रिलाई लाइंस कहलाते हैं। सेम अगर आपकी क्या होगी, ये अगर आपकी जो रहती है रिलाई लाइंस कहलाती है, सेम आती है, देखो ये लिखा लाइंस और लोअर फ्रिक्वेंसी रहती है तो स्ट्रोक कहलाती है, आपकी लाइंस हायर की आ जाती है तो एंटी स्ट्रोक है, सेम आ गई तो रिलाई लाइन कहलाती है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। इंटेंसिटी ऑफ द रमन लाइंस डिपेंड अपॉन द, किस पर डिपेंड करती है इंटेंसिटी, रमन लाइंस की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है बेटा। इंटेंसिटी जो होती है रमन लाइंस की डिपेंड अपॉन मोर द कंसंट्रेशन मोर इंटेंसिटी ऑफ द रमन लाइंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडीशन फॉर द सब्सटेंस टू बी रमन एक्टिव। ठीक है, रमन एक्टिव के लिए क्या जरूरी होती है, ठीक है, वहां पर आपने देखा था आईआर के लिए हमारा डायपोल मोमेंट मेन कहानी रहता था, और इसके लिए हमारी पोलराइजेबिलिटी मेन कहानी होती है, किसके लिए, रमन के लिए, कि उसकी पोलराइजेबिलिटी चेंज होना चाहिए। ठीक है, ये आईआर के लिए क्या था हमारा, डायपोल मोमेंट, आईआर में जो एक्टिव रहता है रमन इनएक्टिव होता है, जो रमन में एक्टिव होता है वो आईआर इनएक्टिव होता है, समझ रहे हैं। रमन शिफ्ट क्या होता है, रमन शिफ्ट, शिफ्ट मतलब होता है कुछ चेंज हो जाना, तो यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड स्कैटर्ड लाइट। ठीक है,
तो इसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को क्या बोलोगे आप, रमन शिफ्ट बोल देते हैं हम लोग, ठीक है। सोर्स ऑफ द लाइट यूज इन द रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो आपका भाई कर सकते हो आप लोग, सोर्स चाहिए, लाइट चाहिए, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है, इसमें हम कोई भी लैंप यूज कर सकते हैं। मरकरी आर्क लैंप को हम जनरली प्रेफर कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको विजिबल रीजन चाहिए इसमें, तो हम इसमें कर लेंगे मरकरी आर्क लैंप का यूज। मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं हम इसमें मरकरी आर्क को याद कर लेना इसको, ठीक है। सॉल्वेंट यूज फॉर द रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी लिए कौन सा सॉल्वेंट यूज करोगे आप लोग, वाटर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, सबको कर लोगे आप यूज, ठीक है। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए हम सभी को यूज कर सकते हैं, ठीक है। द सॉल्वेंट रमन में वाटर भी यूज हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी हो जाएगा और आपका CaCl3 भी हो जाएगा, ठीक है, ये भी यूज हो जाता है। Sample of excited by the 4358 angstrom line of the mercury, रमन लाइन वाज ऑब्जर्व विद दिस, ठीक है। तो रमन शिफ्ट बताओ, रमन शिफ्ट नहीं कर पाओगे कैलकुलेट, आप बोलोगे सर हम नहीं कर पाएंगे कैलकुलेट, अरे माइनस कर दो यार, इसको नहीं बनेगा माइनस करते क्या, देखो कितना आता माइनस करने पे, सीधा सीधा आपको पहले इसको बेब नंबर में, ये जो है ना यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, आपको डायरेक्ट कर लोगे कैलकुलेट, लेकिन आपको बेब नंबर तो निकालना पड़ेगा ना पहले। इसमें आपका ये क्या दिया है, ये आपको एंगस्ट्रॉम दिया है, एंगस्ट्रॉम दिया है मतलब क्या दिया है, सीधा सीधा भी आपको ये वेवलेंथ दिया है, यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स चल रहा है, तो पहले वेव नंबर में कैलकुलेट करो इसको, वेव नंबर से आप इसको माइनस करोगे, जितना भी वेव नंबर आएगा, तो दिख रहा है आपको ये वेव नंबर है, यहाँ पर इसको माइनस करना है अपन को पहले, ठीक है। वेव नंबर से माइनस, अगर आप मैं क्वेश्चन बनाता नहीं ये वाला, तो मैं तो ऑप्शन में सबसे पहले इनका डिफरेंस ही डाल देता, लेकिन भाई इसमें इन दोनों का डिफरेंस दिया ही नहीं है। पहला ऑप्शन तो यही रखना था, इन दोनों का डिफरेंस, जिससे बच्चा गलत कर देता। पहले अपन को वेव नंबर निकालना पड़ेगा ना, वेव नंबर निकालोगे तो 1 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको, तो आप 1 से डिवाइड करोगे तो 1/4 आएगा इसमें, ठीक है। 11438 कैलकुलेशन है इसमें, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपका टाइम बहुत जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखो ये पूरे 4 वाला एड जाए, अगर एक यहाँ पर 8 वाला होता तो जल्दी निकल जाता, लेकिन अब क्योंकि दोनों ही में 4 है तो अब सॉल्व तो आपको करना ही पड़ेगा पूरा, ठीक है। पूरा कैलकुलेशन जब आप सॉल्व करोगे तो इसमें देखो इस तरीके से आ जाएगा हमारा 22946 आ जाएगा, इसमें 22487 आएगा, माइनस करोगे तो 459 सेंटीमीटर इनवर्स हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, ये सभी क्वेश्चंस कर लिए हमने। देखो इसमें एक चीज याद रखा करो, कभी भी एनालिसिस में सबसे पहले कोई भी मेथड्स है ना, उनका बेसिक प्रिंसिपल, उनका कर्व, उनके कुछ पर्टिकुलर कैलकुलेशन आना चाहिए। कुछ क्वेश्चन देखो बेटा कभी भी टेस्ट होता है तो इजी भी रहते हैं और टफ भी रहते हैं। एनालिसिस देखो ऐसा सब्जेक्ट तो है नहीं कि डायरेक्ट बने, उसमें क्या होता है आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ता है। एक प्रकार से देखा जाए तो हमारा फार्मेसी में जो मैथमेटिक्स है ना, उस टाइप का एक ही सब्जेक्ट तो है ऐसा जिसमें हमको टेंशन होने लगती है, बाकी सब सब्जेक्ट में सीधा याद ही करना है। इसमें थोड़ा याद भी करना है हमको और याद के साथ साथ अपना माइंड भी चलाना पड़ेगा। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे जो टेस्ट होंगे उनके और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके बाद भी अगर किसी को कुछ डाउट रहेगा तो वो मेरे से आप डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं आप। ओके।